भूगोल, भारत संसाधन एवं उपयोग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इस विषय को भी समझ लेते हैं। एक एक टॉपिक को समझेंगे, बिल्कुल गहराई से समझेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कृपया ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम समझे कि संसाधन माने क्या। ठीक है, तो संसाधन, अब आप ध्यान दीजिए कि क्या लिखे, मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। जैसे जल, पेड़ पौधे। कहने का मतलब जब बोलते हैं हम संसाधन, तो संसाधन माने क्या, जिनका भी उपयोग हम अपने काम के आसान बनाने के लिए होता है। ये भी कहा गया कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये कथन है हमारे जिम्मरमैन साहब का। कहने का मतलब क्या है, जब तक कोई वस्तु पड़ी हुई है, हमारी उपयोग की नहीं है, तब तक वो वस्तु है। लेकिन जब हम उसका उपयोग करते हैं, जब वो हमारे लिए उपयोगी हो जाती है, वो संसाधन तभी हो जाती है। तो चलिए संसाधन के टाइप और सभी चीज़ों को देखते हैं, कैसे क्या है नहीं है ना। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा गौर से देखते हैं कि संसाधन, अब संसाधन में सबसे पहले संसाधन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, प्रकृति संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकृति संसाधन के दो प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है, प्रकृति क्या है, मानवीय क्या है, सबको देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो बने रहिए। तो नवीकरणीय संसाधन में क्या है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो अपने आप उसका चक्र चलता है, रिपीटेशन होता है, उसे नवीकरणीय। जैसे क्या, जैसे सौर ऊर्जा है ना, जो समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है। ठीक है, जैसे जल, जल क्या है, समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है। अब कहिएगा कि तब फिर जल का कमी क्यों होता है, जल का कमी का रोना क्यों रोते हैं। तो देखिए, जल का तो चक्र चलता है ना, लेकिन जो जल हमारे लिए उपयोगी हो गया है, मृदु जल है, पीने योग्य जल है, उनकी कमी है। अब इस बात में क्या अंतर है, तो इसको भी हम आगे समझेंगे, आप बने रहिए। चलिए, तो इसमें अब नवीकरणीय संसाधन की क्या, तो दो रूप है नवीकरणीय संसाधन के, एक सतत और एक जैव। सतत में कौन आ जाते हैं, पवन, जल और सौर ऊर्जा। जैव में कौन कौन से आते हैं, तो जैव में आ जाते हैं वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, जैव में क्या हो जाता है, वनस्पति और वन्य जीव। कहिएगा ये नवीकरणीय है, हाँ वनस्पति नवीकरणीय। क्यों नवीकरणीय है, कि वनस्पति का अपने आप वो क्या होता है, चलते रहता है चक्र, है ना। अब और नवीकरणीय, और नवीकरणीय के भी कितने प्रकार, तो दो प्रकार। कौन कौन सा, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, क्या है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में जैसे क्या, धातु है, अचक्रीय माने क्या, जीवाश्म ईंधन। जैसे अब इन दोनों में अंतर समझिए, जैसे धातु है, तो धातु जैसे मान लीजिए मेरे पास लोहा है, तो लोहा को हम चक्रण कर सकते हैं, मतलब एक चीज़ बनाएं तो पुनः उससे कुछ और हम बना सकते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, वो एक बार ख़त्म हुआ मतलब ख़त्म हो गया। तो और नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, वैसे संसाधन होते हैं जो एक बार ख़त्म हुआ तो पूरा ही ख़त्म हो गया, अब उन्हें उनकी प्राप्ति दोबारा नहीं हो सकती, उसे अनवीकरणीय। इनका डिफिनीसन भी हम समझेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि मानवीय संसाधन, क्या है यहाँ पर, मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन को क्या, चार वर्ग, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, क्या बोले हम, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन क्या, कहने का मतलब व्यक्तिगत संसाधन, जैसे आपके हाथ में अभी एक फ़ोन है, वो क्या है, तो आपका व्यक्तिगत है। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं जो आपका खुद का होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सार्वजनिक संसाधन किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है सार्वजनिक संसाधन। तो सार्वजनिक संसाधन कहने का मतलब वो संसाधन जिस पे सभी लोगों का अधिकार होता है। जैसे हमारे गांव का सरकारी स्कूल, सार्वजनिक दालान, ये सारे क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे दुर्गा स्थान है ना, जैसे हमारे समाज का वो पोखर है ना, जिस पर सभी जाते हैं,
जैसे खेल का मैदान, ये सारे सार्वजनिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाते हैं? जो राष्ट्र की जो संपत्ति होती है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी में एक है, क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि मतलब क्या? तो देखिए बात को समझिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कौन आएंगे? तो तट से 200 किलोमीटर की क्षेत्र की दूरी के आगे का जो संसाधन, कहने का मतलब समझिए ये बात को थोड़ा ठीक से देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक समुद्र का तट है, तो इस समुद्र से यहाँ तक 200 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इधर भी तो कोई क्षेत्र है, तो इधर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये किसी देश का संसाधन नहीं होता है, ये स्वतंत्र संसाधन होता है। इस पर जब किसी को कुछ करना होता है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेना पड़ता है, तो इस संसाधन क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे समझते हैं। जैसे तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र के आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय संसाधन को मतलब आप समझ लेते हैं कि ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय समझे कि 200 किलोमीटर के बाद वाला। अब ये जो 200 किलोमीटर का क्षेत्र बचा है तट से, तो इस संसाधन को हम क्या बोलते हैं? तो इस संसाधन के तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र तक के आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात को समझे कि संसाधन नियोजन क्या है। क्या समझे हम? संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधन नियोजन को समझने से पहले हम, संसाधन नियोजन क्या है, देखिए संसाधन नियोजन यहाँ पर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब विवेकपूर्ण माने क्या कि सिर्फ अपनी ज़रूरत या फ़ायदा को न देखते हुए सभी को, कि आगे जो भविष्य में हमारी पीढ़ी होगी उनकी भी ज़रूरत को देखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से जो उपयोग करते हैं। कि यहाँ पर हमारे पास अगर 5 टन कोयला है और हम जानते हैं कि अभी इतना दिन तक कोयला नहीं आने वाला है, तो हम क्या करेंगे? चलिए 5 साल का समय है, तो 1 टन पहला साल के लिए तो हम कोशिश करें कि 1 टन से कम में ही मेरा पहला साल हो जाए ताकि कुछ बच जाए। जैसे मान लीजिए हमको 5 चैप्टर तैयारी करना है और हमारे पास 10 दिन समय है, तो हम क्या करेंगे? कहेंगे कि 2 दिन में 1 चैप्टर होना चाहिए। तब ये हुआ क्या? ये विवेकपूर्ण हुआ कि विवेकपूर्ण हम स्टडी कर रहे हैं। तो विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब क्या हुआ? विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब हुआ कि हम सही ढंग से एक नियम के तहत कर रहे हैं चीज़ों को कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको विवेकपूर्ण। तो जब विवेकपूर्ण ढंग से हम संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ये बात याद रखें, जब सतत विकास आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको संसाधन को संरक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, समझे सतत विकास माने क्या? तो सतत विकास का मतलब है भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान के संसाधनों का उपयोग करना ही क्या कहलाते हैं? सतत विकास कहलाता है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषित न हो। ये बात का ध्यान रखिए कि जो हम भविष्य वर्तमान में अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अपने लाभ को देख रहे हैं, अपने फायदे को देख रहे हैं, क्या इससे पर्यावरण का नुकसान तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर ये गलत बात है, इसे सतत विकास नहीं कह सकते हैं। सतत विकास कब कहेंगे? जब भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को, वर्तमान के संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये संसाधन संरक्षण की दृष्टि से ये किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल, विद्युत इत्यादि इत्यादि। और नवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त हो गया मतलब हो गया, उसके बाद इसका कुछ नहीं हो सकता है,
जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो संभावी, विकसित, भंडार और क्या? तो संचित कोष। ये 4 प्रकार के विकास के आधार पर संसाधन होते हैं। अब इस चीज़ को समझे एक एक करके। जैसे पहला क्या है? तो पहला है संभावी। मतलब क्या कि भविष्य में उपयोग में आने वाली जो संसाधन होते हैं संभावना है, अभी उपयोग में आया नहीं है या आने वाली है, संभावना है सिर्फ, तो संभावी संसाधन। विकसित संसाधन, इसका मतलब क्या? उपलब्ध तकनीक के उपयोग करने लायक संसाधन। ये संसाधन ऐसा है जिसका विकास हो गया है, उपलब्ध तकनीक से उपयोग करने लायक, इसका उपयोग हम तकनीक की मदद से कर सकते हैं, तो उसे विकसित संसाधन कहेंगे। अब सवाल आता है कि भंडार संसाधन, उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं, यानी कि मतलब ऐसा संसाधन है जिसका भंडारण तो है लेकिन चूंकि तकनीक की कमी है जिस वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? तो तकनीक का अभाव है, तकनीक का क्या है? कमी है, जिस वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अभी भंडार में है। ठीक है, संचित कोष संसाधन किसको बोलते हैं? भंडार संसाधन का संचित रूप, भंडार संसाधन का एक संचित रूप जो संचित करके रखा गया है, वो एक ऐसा रूप है जो भंडार संसाधन का ही संचित रूप है। कहने का मतलब क्या है? जमा किया गया इस तरह के जो संसाधन है इसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। अब संभावित संसाधन का एक उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो जैसे हम हिमालय में छुपे हुए खनिज की बात कर सकते हैं, वो अगर खनन होगा तो भविष्य में हो सकता है उसका उपयोग, जैसे हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन को अभी ईंधन के रूप में उपयोग नहीं हो रहा है, इसकी उपयोग भविष्य में हो सकती है लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, तो इस तरह के संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में। अब आगे प्रकृति संसाधन। प्रकृति संसाधन पहला मृदा, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर असंगठित परतों जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते, क्या कहलाते हैं? मृदा। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक क्या है? तो उच्च वाच, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय, इन सब क्या है? तो मृदा निर्माण के कारक है। जैसे बड़े बड़े चट्टान हैं, वो क्या होता है? तो वो टूटते हैं समय में, धूल में, कण में, बाढ़ में, इन सबों से, तब जाके क्या होते हैं? इससे तब क्या होते हैं? तो इनका मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा का सवाल आता है कितने प्रकार? तो पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल या पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, अब सवाल करते हैं सबसे पहला कौन सा है मेरा? सबसे पहला है मेरा जलोढ़ मृदा। क्या कह रहा है जलोढ़ मृदा? कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से जो मृदा बनती है उसे कौन से मृदा कहते हैं? उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें प्रमुख कौन कौन से फसल होते हैं? तो गन्ना, चावल, गेहूं इत्यादि इसमें प्रमुख फसलें होती है। अब बात करते हैं काली मृदा। काली मृदा कहने का मतलब क्या है? काली मृदा का बात करें तो इस मृदा का निर्माण दक्कन पठारी प्रदेश में बोल्साइट चट्टानों के विघटन से हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मृदा है। प्रमुख फसल इसमें कौन कौन से होते हैं? तो कपास है, गन्ना है। अब अगला है लाल या पीली मृदा। ठीक है, अब इस बात को समझे कि इस मृदा का विकास अग्नीय चट्टान से, आपसे पूछ ले कि लाल या पीली मृदा का विकास किस चीज़ से होता है? तो अग्नीय चट्टान से होता है। ठीक है, और क्या है? तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र में हुआ है ना। अब चलिए आगे देखते हैं अगला प्रकार। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। जैसे क्या लिखा हुआ है? लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा में क्या है? इस मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। इसमें कौन कौन से फसल हो सकते हैं? तो इसमें जो फसल हो सकते हैं काजू, जैसे केरल में चाय, कहवा आदि फसल इसमें होते हैं।
मरुस्थलीय मृदा क्या है? तो इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु अल्प वर्षा ह्यूमस बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इसका विस्तार जो है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तरी गुजरात आदि जगहों में इनका विस्तार है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ी से आगे बढ़ते हैं। करे भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो समझे बात को। कृषि में कितना प्रतिशत भूमि लगभग लगी हुई है? तो 48.83%। और कृषि एवं बंजर भूमि कितना है? तो 24.80%। कितना क्षेत्र में वन है? तो 23.54%। चारागाह कितना है? तो 2.83%। इस तरह से भूमि का उपयोग है। भारत में कुल क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि कृषि योग्य भूमि है। बाकी ऐसा भूमि है जिस पे कृषि नहीं कर सकते, या तो वह बंजर है या फिर अन्य अन्य कारणों से पानी जमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से उन पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भूक्षरण क्या होता है। तो भूक्षरण को अगर हमको समझना है तो इस चीज़ को देखिए, क्या लिखा हुआ है? मृदा का अपरदन, मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे जल, पवन, हिमनी द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसमें कि ये जो है भू संरक्षण, अब ये जो क्षरण हुआ कि भूमि का कटाव है या फिर वहाँ से क्षरण माने बर्बादी हो रहा है, वहाँ से विनाश हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए? तो उस बचाने की जो क्रिया है उसे भू संरक्षण कहते हैं। तो मिट्टी के कटाव एवं उसकी उत्पादकता को बचाना अथवा रोकना क्या कहलाता है? तो भू संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब भू संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं? तो समुच्चय जुताई पर्वतीय क्षेत्र में, पट्टिका कृषि मैदानी क्षेत्र में, वन रोपण और फसल चक्रण, इन 4 प्रक्रियाओं से हम भू संरक्षण कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ी थोड़ी बातें आगे देखते हैं कि मतलब जल संसाधन क्या है। तो जल संसाधन को समझे। विश्व के कुल जल का 97.5% महासागर में है। और कैसा जल है? खारा जल है, लवणीय जल है, लवण कहते हैं नमकीन पानी। ठीक है, नमकीन पानी। मात्र 2.5% जल क्या है? मृदु है, मीठा है और लवणीय जल है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह कहते हैं, याद रखें।